तो आज जो माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम किया जा रहा है, हालांकि 2022 में जब ज्ञान वापी का मामला चल रहा था, तो उस समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है कि उनके अनुयायियों ने उसका संदेश दूसरे तरीके से लिया, या वो संदेश ही यही देना चाहते थे कि उनके जो अनुयायी हैं, उनके सपोर्टर, उनके समर्थक हैं, वो हर मस्जिद के नीचे अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए हैं। संभल में का उदाहरण हमारे सामने है, और किस तरीके का आप देखिए कि वहां पे किस तरीके से मिली भगत थी प्रशासन में और जुडिशरी में और याचिकाकर्ता में, कि याचिकाकर्ता 19 तारीख को दिन में एक याचिका डालता है कि जो संभल की शाही जमा मस्जिद है, उसमें वो जो है एक शिव मंदिर था, और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी बाबर के समय में, तो उसको जो है उसकी सर्वे करवाया जाए। और 2 घंटे के अंदर जो जज थे वो इतना त्वरित न्याय देते हैं कि शायद आज तक भारतीय जुडिशियल सिस्टम में इतनी त्वरित न्याय, मतलब इतना स्पीडी जस्टिस जो है किसी मामले में नहीं दिया गया हुआ। 2 घंटे के अंदर वो जो है कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर देते हैं कि, और उसको आदेश देते हैं कि 29 अक्टूबर से को जो है तक जो है हमें रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट हमें सबमिट करिए। और सर्वे की टीम भी प्रशासन पूरी तैयार रखता है कि 5 बजते बजते जो है वो टीम जो है कोर्ट कमिश्नर के साथ मस्जिद पहुंच जाती है, और वहां के उन लोगों से कहती है कि हमें कोर्ट का आदेश है सर्वे करना है। मतलब जो प्रतिपक्ष है, जो मस्जिद पक्ष था, उनको कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। और वहां पर जिस तरह सर्वे होता है, उसकी सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले 24 तारीख को दोबारा सर्वे करने का प्रयास किया जाता है। उसमें दंगा होता है, पत्थरबाजी चलती है, होती है, गोलियां चलती हैं, उसे 5 लोगों की जानें चली गई। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे कर दिया है कि जब तक हाई कोर्ट में पहले मस्जिद पक्ष याचिका दायर करेगा, और जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा, तब तक लोअर कोर्ट कोई भी अपनी ओर से कोई भी आदेश नहीं देगा। और जो सर्वे रिपोर्ट है उसको भी सीलबंद रखने का आदेश दिया गया है, और कहा गया कि उसको जो है न्यायालय के आदेश के बिना उसको खोला ना है, सार्वजनिक न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने पास भी लंबित रखा है, उसको बंद नहीं किया है। और अभी आप ये देखिए कि संभल का मामला जो है अभी ठंडा भी नहीं हुआ। वहां जो लोग मरे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाने का प्रयास किया, उसको रोक दिया गया। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाने का प्रयास किया तो उसको रोक दिया गया। मतलब कि अभी विपक्ष के लोग भी वहां नहीं पहुंच पाए हैं, जो पीड़ित हैं, जो मरे हैं, उनके परिवारों से नहीं मिल पाए। वहां की वस्तु स्थिति है क्या, सच्चाई है क्या, कैसे दंगा हुआ, उसमें किसका किसका हाथ था, इस बात की जानकारी ना तो मीडिया ले पा रहा है। जो सुनी हुई बातों पर जो गोदी मीडिया है वो अपनी बातें कह रहा है, लेकिन जो वैसे खोजी पत्रकार हैं, जो सच्चाई बयान करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से संबंधित हो, चाहे मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उनको तो कहीं जाने को मिल नहीं रहा है। और विपक्ष का तो वहां पे प्रवेश ही प्रतिबंधित है। और उसी में भी देखिए कि अब जो है अजमेर शरीफ में भी मामला शुरू हो गया। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, जो कि 850 साल से ज्यादा पुरानी है, मोहम्मद कोरी के समय ये कहा जाता है कि जो ख्वाजा चिश्ती थे वो यहाँ पे इंडिया में आए थे, और उन बाद में उनके अनुयायी इतने फैल गए कि जिसमें हिंदू भी बड़ी संख्या में थे, और उनकी वहीं पर उनकी कब्र बनी, उस कब्र में वो दरगाह बनी हुई है। और पिछले 850 साल में न केवल मुगल उनके वहां जाते रहे, अंग्रेजों के समय में भी उसका हिंदू बड़ी संख्या में वहां जाते हैं। आज भी जितने बड़ी संख्या में मुस्लिम जाते हैं, उतने ही संख्या में हिंदू भी वहां पे चादर चढ़ाने जाते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार वहां पे चादर चढ़ा चुके हैं। और लेकिन उसके बावजूद वहां पर यह दावा पेश कर दिया गया वहां की कोर्ट में कि इस दरगाह में भी एक मंदिर है, वहां पर शिव की पूजा करती थी, ब्राह्मण परवार रहता था। एक किताब जो 1902 में बहुत पहले एक उस समय के जज थे शारदा जी, उन्होंने कोई किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कहीं जिक्र कर दिया कि वहां पे ऐसा लगता है कि वहां पे कोई कमरा था जिसमें कि शिव
की पूजा होती थी, ब्राह्मण वगैरह होता था, आज उसकी कोई प्रमाण नहीं है, उसके बावजूद वहां कोर्ट ने तुरंत नोटिस शुरू कर दिए। तो ऐसे में ये मामला, ये देश जो है किस ओर ले जा रहे हैं, ऐसे तो हर जगह लोग मंदिर ढूंढने लगेंगे, हर मस्जिद के नीचे ढूंढने लगेंगे, कल लोगों के जो घर बने हुए हैं उनके नीचे भी मस्जिद ढूंढने लगेंगे। तो आखिर ये जो ये काम कर रहे हैं, जिसको भी सत्ता पक्ष का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आरएसएस का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, वो चाहते क्या है? और दूसरे ये बात की, यदि कल को किसी मस्जिद में ये कुछ मिल भी जाता है प्रमाण कि हाँ उसके बनने से पहले वहां कोई खंडहर था, भले वो तोड़ के ना बनवाई गई हो, इसका कोई सबूत ना मिले, लेकिन हो सकता है वहां पे टूटा हुआ खंडहर हो, वहां की खंडहर की कुछ ईंटें इस्तेमाल कर ली गई और ये मिल जाए कि हमारे मंदिर का था, तो क्या करें? क्या मंदिर तोड़ दी, मस्जिद तोड़ दी जाएंगी? और ऐसे मस्जिद तो वहां पे लाखों की संख्या में, किसको किसको तोड़ेंगे? इस देश में किस तरीके की आग लगाना चाहते हैं ये लोग, इस बात पर चर्चा करने के लिए परिचर्चा रखी गई है। आज हमारे साथ सुप्रीम के वरिष्ठ अधिवक्ता और जो कि सामाजिक कार्यों में, खासतौर पे ये सोशल जस्टिस से संबंधित कार्यों में बहुत सक्रिय रहते हैं, अरुण माझी साहब मौजूद हैं, और प्रख्यात नाट्य लेखक राजेश कुमार जी हैं, जो कि उसमें विद्युत, उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में सुपर इंजीनियर तो रहे, लेकिन उन्होंने जो जितनी ख्याति नाट्य लेखकों में कमाई है, उससे उतने कहीं इस सर्विस में नहीं कमाई है। और उनके नाटक जो है अवार्ड जीते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और उनके नाटक भी सोशल जस्टिस पर ही आधार दे रहे हैं। तो मैं पहले शुरुआत करूंगा राजेश कुमार जी से। राजेश कुमार जी, आप बताएं कि आखिर जो ये लोग मस्जिदों के नीचे, दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए हैं, आखिर वो देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार। बिल्कुल सही कहा। ये जो है संभल हो या अजमेर, देश चला किस ओर, ये महत्वपूर्ण है काफी कि आखिर देश जा कहाँ रहा है। ये आजकल जिस तरह से चुनाव, अभी देखिएगा पिछले दिनों जो चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विभिन्न राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हो, और उन चुनावों में जिस तरह से पूरी जो लहर आई है, सत्ता की जो लहर आई है, 10 वर्ष से लगातार जो पार्टी सत्ता में है, जो एक तरह से व्यवस्था जिस तरह की है हमारे देश में, वो देखिए किस तरह से पूरे चुनाव में किस मुद्दों को लेकर आ रही है। आपको जहां प्रतिपक्ष का लोग जो है महंगाई के मुद्दे ला रहे हैं, महंगाई के मुद्दे हो गए, या मोहब्बत के वास्ते जोड़ने की बात कर रहे हैं, साझी संस्कृति, साझी विरासत को, सवालों को लेकर जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो सत्ताधारी सवाल है वो विकास की बात कम कर रहे हैं। जो पहले उनका नारा विकास था, सबका विकास, सबके साथ सबका विकास, वो अब विकास से ज्यादा उनको लग गया है कि हमारी जमीन दरकते जा रही है, घिसकते जा रही है। तो इसलिए ऐसे हालात में क्या करें कि उस अपने को ले आए। उनका कैलकुलेशन बहुत साफ है, क्योंकि जिस तरह से प्रतिशत चुनाव का हो रहा है, 100% होता नहीं है, 60%, 62%। तो उनको लग रहा है कि मुझे 30-40% अगर हमें मिल जाए तो हम सत्ता में बरकरार रख सकते हैं। इसके लिए उनके सामने जो राजनीति का मुख्य बिंदु है, वो बिंदु है कैसे पोलराइज करें। और वो कहीं ना कहीं वो जान गए हैं कि काम से लोगों को हम जीत नहीं सकते, या काम के द्वारा सत्ता में आ नहीं सकते, क्योंकि वो लोग कार्य कर भी नहीं रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए ऐसा किया जाए कि लोग पोलराइज कर दिया। इसलिए सारे जो नारे देखिए जो आए हैं, और देश को किधर ले जाएंगे ये तो नारों पर विश्लेषण बात करिए कि जहां पहले सत्ता में आने के पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद का सवाल को लेकर कि उन्होंने लोगों को बंटवारे करने की कोशिश की, और जुडिशरी भी इसमें उनका कहीं ना कहीं वो रहा।
तो उन्होंने लगा कि ये हमारा फार्मूला जो है, ये उदाहरण या ये हमारी जो स्ट्रेटजी है, ये सफल है और कहीं न कहीं पुख्ता बना दी गई है कि इसके द्वारा पोलराइज हो जाएंगे लोग, मजहब के स्तर पर पोलराइज हो जाएंगे वो। तो इसके कारण वो एक सूत्र तो बहुत स्पष्ट उनका सफल मिल गया। अब इसलिए अब जो है ये इनका प्रयोग है, अचानक नहीं आया है ये कहीं न कहीं इनके जो चिंतक जो होंगे, उन लोगों ने कहा कि इसके द्वारा पोलराइज किया जा सकता है। जैसे कभी ताजमहल का भी मुद्दा चलाया था कि ताजमहल भी निकाला लोगों ने। अब उन्होंने एक छोटी सी जगह संभल, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है और वहां से जीतते भी है, तो लग रहा है ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जाए, चाहे अजमेर शरीफ हो, तो अजमेर शरीफ एक सिंबल है। तो ये हर जगह एक तरह से निकाल कर लोगों को समस्याओं से एक तो काटेंगे, जो सवाल होगा उन सब समस्याओं से डाइवर्ट कर देंगे। भले वो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ये टाइम फिर सवाल हो जाए, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसमें सफल हो जा रहे हैं कि लोगों का महंगाई जैसे सवाल वो से भटकाने के लिए, या मुख्य और जो सवाल उभरते आएंगे इनके कंट्राडिक्शंस के, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल हो रहा है। अभी उनका दो तीन सवाल और है। अभी बार बार वो लोग जो है बांग्लादेश का भी उदाहरण देते हैं कि बांग्लादेश में देखिए वहां पर जो हिंदू है, अल्पसंख्यक है, वहां पर उनके साथ बहुत ही जुल्म ढाया जा रहा है, उनके साथ वहां के पुजारियों के साथ बहुत, या मंदिरों के साथ वो तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहा है। एक तरफ तो वो पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात करते हैं बांग्लादेश के सवाल को जो है, और दूसरे तरफ आप देखिए इनका जो चरित्र है वो यहाँ पर इसलिए निकल के आ जाता है कि वो चरित्र कि ये वो भी वही है जो बांग्लादेश में अगर मान लीजिए अल्पसंख्यकों के साथ वहां के बहुसंख्यक जो व्यवहार कर रहे हैं, वही रोल अदा ये यहाँ भी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे विषय ला रहे हैं। अभी कल ही परसों का एक और शगुफा है इसी दिशा में कि इनके संघ संचालक ने कहा है कि हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है, हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है, इसलिए हमें 3 बच्चे, पहले सरकार के द्वारा, देखिए सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जनसंख्या ज्यादा है पूरे विश्व के स्तर पर, अब वो कह रहे हैं कि 3 बच्चे अगर हो जाएंगे तो हमारी संख्या वृद्धि होगी। एक बहुत ही एक चालू किस्म का, एक जो है सतही किस्म का नारा लेकर लोगों के बीच में एक अनर्गल बातें कर रहे हैं और लोगों को एक भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी जनसंख्या ज्यादा बढ़ानी चाहिए, वो बार बार जनसंख्या के मुद्दा को लेकर। तो आखिर ये सब नारे लेकर, ये सब बातें लेकर देश को कहां ले जाएं, जैसा आज का विषय है, देश कोई बहुत पॉजिटिव दिशा में नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए राजनीति से लेकर अब संस्कृति, धर्म और संस्कृति, धर्म का भी वही हाल हो गया है और संस्कृति का भी वही हाल हो गया है। उनको लग रहा है कि शिक्षा, संस्कृति, इन सब मुद्दों को अगर हम मजबूत कर लेंगे तो इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि राजनीति तो हो सकता है कि आज रहे, कल कोई स्ट्रेटजी बदल जाएगी तो हम सत्ता से हम किनारे भी हो जाएंगे, लेकिन अगर हम संस्कृति में घुस जाएंगे, शिक्षा में घुस जाएंगे, इसलिए इनका प्रयास हो रहा है कि देश को ले जाना, एक मानसिक रूप से लोगों को बैठा दिया जाए कि हमारे देश में बहुसंख्यक लोगों के साथ बहुत ही खराब व्यवहार हो रहा है और अगर हम अलर्ट नहीं होंगे, सचेत नहीं होंगे तो हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी और खतरा, हिंदू खतरे में है, इस तरह का नारे लगाकर, ये जो बहुत मिथ्यापूर्ण है। कोई आदमी पूछे कि किस रूप में खतरे में है तो वो अनर्गल बातें और ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे, जबकि अभी की हालात में कोई भी अल्पसंख्यक जो भी है वो बहुत ही पीछे है, आक्रामक की मुद्रा में है ही नहीं, अभी तो दबा हुआ है। इसलिए कोशिश करेंगे देश को आगे ले जाने के बदले देश को भटकाने के लिए ऐसे ऐसे करेंगे और अल्पसंख्यक को ही टारगेट करेंगे। अल्पसंख्यक में ही केवल
मुस्लिम समाज को, दूसरे जो और अल्पसंख्यक हैं, वो शायद उस पे हाथ लगाने से, मान लीजिए हमारे देश में अल्पसंख्यक सिख और जैन भी हैं, और देखेंगे आप अगर खोदने लग जाएंगे अगर, तो हर मंदिर के नीचे आपको बुद्ध की, कई वैज्ञानिक लोगों ने और खनन खनन के लोगों ने अयोध्या में कई मूर्तियां निकाली। तो इसका क्या जवाब होगा? अगर खोदने चलेंगे तो आपके मंदिरों के नीचे बौद्ध की बहुत से उदाहरण मिलेंगे, फिर आप उनको जवाब नहीं ढूंढेगा, लेकिन उनको उधर घुमाना नहीं है। ये उनका टारगेट है केवल मस्जिद, और मस्जिदों में निकालेंगे, कभी भी गुरुद्वारे या अभी चर्च में नहीं हाथ लगाएंगे। सही बोल रहे हैं राजेश जी। माजी साहब, आप बताएं, वही अगर ये पता भी चल जाए किसी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष थे, वैसे तो जैसे राजेश जी ने कहा, सही कहा कि आप तो खुदाई करा लीजिए, अगर वहां मंदिर के मिलेंगे तो वहां बुद्ध विहार के भी मिलेंगे, क्योंकि किसी जमाने में तो ये जब पूरा 80% जनसंख्या यहाँ की बुद्ध को मानने वाली थी, और बुद्ध विहारों का तो पूरा हजारों के लाखों की संख्या में बुद्ध विहार यहाँ फैले हुए थे, बुद्ध मंदिर फैले हुए थे, बुद्ध स्तूप बने हुए थे, आखिर वो कहाँ गए? उनको भी तो ढहाया गया, उनकी जगह पे तो मंदिर ढूंढे गए। तो बुद्ध के मतावलंबियों को तो ये कुछ देने वाले हैं नहीं, लेकिन क्योंकि इनको धर्म के आधार पे इनको मुस्लिम सबसे ज्यादा कमजोर लगता है, और ये कह सकते हैं कि मुस्लिम के विरुद्ध जो है दलित समाज को, या वो जो कि बौद्ध धर्म को आज मानने वाला है, बाबा साहब अम्बेडकर को के मत पे चलते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म एससी समाज भी मानने लगा है या ओबीसी समाज भी मानने लगा है। तो वो उन्हें मालूम है कि उनसे तो झगड़ा करना ठीक नहीं, इसलिए बुद्ध विहार पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम में फैलाए रहो। तो इससे आखिर निकलेगा क्या भाई? अगर कहीं पर मंदिर या किसी के प्रमाण मिल भी जाए तो आप मस्जिद गिरा तो सकते नहीं, आखिर कहाँ ले जाओगे? राम गोपाल यादव जो वरिष्ठ महासचिव हैं सपा के, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जज देश में आग लगाना चाहते हैं। तो क्या उनकी बात सही है? जुडिशरी भी मिली हुई है इसमें। देखिए कठिया साहब, थोड़ा तेज बोले। अच्छा, जस्ट ए मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। अच्छा, देखिए, जो हिंदू मुसलमान ये जो सवाल आज नहीं है, वो 100 साल पहले से ही शुरू किया है। शुरू करने का कारण क्या है? ये तो एक बड़ा इतिहास है, आप लोग जानते भी हैं। देश जो विभाग हुआ है, विभाग के कारण से बोल रहे हैं मुसलमान दाई हैं। ये सब लगातार बातचीत चलाने का जो एक तरीका, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक संगठन, हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, ये सब लोग चलाते थे। बचपन से भी जब हम लोग सुनते थे सब चीज को, हम लोग भी प्रभावित होते थे मानसिक रूप से खूब। जब हम लोग का एनालिसिस करने का इतना तेज नहीं था, जब 10, 11, 12 साल का उम्र था। फिर एक केंद्र बिंदु जो है ना, एक केंद्र बिंदु है वो मंडल आयोग। मुझे लग रहा है मंडल आयोग का केंद्र बिंदु क्या है? देश में जो अनक्वेश्चनेबल जो हेजिमोनी होता है, ये ब्राह्मी लोग का होता है, और ये कास्ट सिस्टम के कारण से जो तथाकथित जो उच्च वर्गीय लोग, वो राष्ट्रों को कब्जा किया, राष्ट्र जो स्टेट को कब्जा किया। स्टेट का जो सारी जो ऑर्गन होता है, जैसे जुडिशियरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी हो, यही चलाते हैं। देश का जो पॉलिसी मेकिंग वगैरह ये सब करते हैं। जब मंडल आयोग घोषित हुआ है, इसको मैं केंद्र बिंदु मानते हैं। भारत की जो आजादी के बाद
1989 में जब मंडल आयोग को कुछ एक छोटा जो रेफरेंस, जैसे सर्विस में, नौकरी में, एजुकेशन में जो रिजर्वेशन का सवाल लेके आ गया, इसी से हर जगह से हल्ला गुल्ला सब शुरू हो गया। हल्ला गुल्ला शुरू होने के कारण क्या है, जो हेजीमोनी था, जो हेजीमोनी खत्म होने वाला है, हेजीमोनी ऐसा रहेगा नहीं, अनचैलेंज्ड जो हेजीमोनी। और फिर क्या है, जो मंडल आयोग के कारण से जो कल्चरली जो हेजीमोनी था, जैसे समाज में जो विद्वजन होता है, समाज में जिसको कल्चरली जो समाज को रूल करते हैं, एजुकेशनली जो समाज को रूल करते हैं, इसी में पिछड़ा वर्ग का लोग आदमी भी भागीदारी संभाल करेंगे। इसी कारण से बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए सारी प्रोग्राम है, आप लोग जानते हैं सब, जो मंडल आयोग के कारण से ही बाबरी मस्जिद इशू को तेज कर दिया। और तेज करने के कारण क्या है, जो सोशल जस्टिस जो इशू होता है, सोशल जस्टिस के साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिस का इशू है, पॉलिटिकल जस्टिस का इशू है। ये इशू को जैसे जनता इससे भटक जाए, जनता ये इशू से बाहर होके उसके दिमाग में एक धर्म की जो क्या बोलते हैं साइकोसिस, इस साइकोसिस को पैदा किया है। ये उसी धारा से आज तक चल रहे हैं, उसको ही आगे लेके जा रहे हैं। आज समाज में, देश में जो चल रहे हैं, जो ये जो शक्तियां जो हिंदुत्व हिंदुत्व नाम से जो करते हैं, ये एक हिंदुत्व नाम से जनता की जो अपना जो अधिकार के जो लड़ाई होता है, सामाजिक न्याय का जो लड़ाई होता है, आर्थिक न्याय का जो लड़ाई होता है, उससे दिमाग से हटाना है, एक प्रोग्राम है उसका। और इसी कारण से वो एजुकेशन जो क्षेत्रों से सरकारी जो नियंत्रित जो एजुकेशन था उसको भी खत्म कर रहे हैं। कारण जहां से प्राइवेटाइजेशन होगा उसका एजुकेशन के कोई रिजर्वेशन का कोई सवाल नहीं है, सरकार का जिम्मेदारी रहेगा नहीं। राइट टू एजुकेशन से जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो फंडामेंटल राइट को कैसे संभाल करेंगे गरीब लोग, पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक लोग? इसके पीछे सारी पॉलिटिकल मोटिव है। और ये पॉलिटिकल मोटिव एक ही कारण से, वो कैसे अल्पसंख्यक लोग, जो अल्पसंख्यक मीन्स एक जो हायरार्की है, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट होता है, वो कैसे देश को रूल करेंगे। और वो तो मेहनत कष्ट से आए नहीं, उसका परंपरा केवल पूजा, एक ऐसा करना, स्टेट पावर को कब्जा करके रखना, जहां से प्राइवेटाइजेशन के कारण से स्टेट का जो रिप्रेजेंट, स्टेट के जो नौकरी वो कम हो रहा है। और वो नौकरी में भागीदारी हो जाए तो दलित जो पिछड़ा ऑलरेडी तो शेड्यूल ट्राइब्स तो भागीदारी है। ये मुद्दा को कैसे हटाना जाए दिमाग से, पूरा साइंटिफिक जो धारा से राष्ट्र क्या है, उसको क्या ऑपरेशन हो रहा है, ये सब चीज को दिमाग से हटाने के लिए एक साइको एक फैल रहा है देश में, ये इसका एजेंडा है। और वो चाहते हैं जो हिंदू नेशन बनाने का। हिंदू नेशन में क्या होता है, हिंदू 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 और कुछ नहीं है। हिंदू नेशन बनाने के लिए तो कोई एनिमी चाहिए। सारे लोग हिंदू हो सकते तो इधर तो हिंदू नेशन, हम तो मेजोरिटी तो हिंदू ही हैं, तो उसके दिमाग में तो जानते हैं, वो तो भारत तो ऑलमोस्ट सारी प्राधान्य जो होता है वो हिंदू लोग का होता है। मान लीजिए सब लोग हिंदू है, जो नॉन मुस्लिम लोग उसके प्राधान्य भी है, जो भी अपर कास्ट का हेजीमनी तो छोड़ दीजिए। ये इसको करने का एक ही कारण है, सारी कंट्रोल हेजीमोनी ब्राह्मण कल फोर्स उसको हाथ में रखने के लिए। इसीलिए मैंने देखा है जो जुडिशियरी के जो बात आ रहा है, जो बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं पहले भी
बताया था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक जजमेंट है। कारण जो निर्णय लिया था, जो जजमेंट हुआ, उसी में कोई जो विचार पद्धति में एक जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, ये जैसे जो आधुनिक जो विचारधारा, जो प्रक्रिया, वो जहां से आए हैं, रोमान मांझी साहब, प्रक्रिया से, ब्रिटिश विचारधारा प्रक्रिया से, उसको कंप्लीटली इग्नोर किया है। रीजनेबलनेस जो युक्ति होता है, युक्ति छोड़ के केवल बोला है फेथ, विश्वास। ये विश्वास के ऊपर जो जजमेंट हुआ है, इसी कंटिन्यूएशन चल रहे हैं। कारण क्या है? जो जुडिशियरी जो ब्लंडर किया, जुडिशियरी जो गलती काम किया, इसका परिणाम यही हो रहा है। कारण जहां पे जनता को बोलेंगे, अरे उधर तो मस्जिद के नीचे तो हिंदू मंदिर था। अब मैं कुछ दिन पहले एक रिक्शा पुलर को देख रहा था करोल बाग में, वेरी इंटरेस्टिंग। वो मोबाइल फोन देख रहे हैं, वो संभल की घटना जो बताया उसी समय देख रहे हैं। अरे वो बोल रहे हैं जो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, मेरा तो जमीन आ जाएगा। वो रिक्शा पुलर सोचता नहीं जो उसको कैसे संसार चलेगा, उसको बच्चा कैसे एजुकेशन मिलेगा, उसको कैसे खाना मिलेगा, उसका मांझी साहब, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि 1947 में जो भी पूजा स्थल है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उनके स्वरूप में, उनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उससे संबंधित कोई याचिका भी कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। उसके बावजूद भी इस तरह की याचिकाएं एक्सेप्ट हो रही हैं और उनकी सुनवाई हो रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ का बड़ा नाम उछल रहा है कि उन्होंने बहुत गलत काम किया। ज्ञानवापी केस में जब मामला उनके पास गया तो उन्होंने एक ओरल ऑब्जर्वेशन दिया। उसी ओरल ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये छोटे जज जो है ये सुनवाई कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बोल दिया कि 1991 का जो जज एक्ट है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय, उसमें चरित्र में बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन चरित्र का पता करने के लिए सर्वे तो किया ही जा सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो चंद्रचूड़ का भी इसी आधार पर बुराई हो रही कि सारी जो मंदिर मस्जिद का मामला चल रहा है उसमें चंद्रचूड़ का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो उसके बारे में कुछ बोलिए। देखिए, ये तो बहुत कुछ चीज में तो जो डिसीजन आए हैं सुप्रीम कोर्ट से चंद्रचूड़ का चीफ जस्टिस समय में, वो तो एक धारा से कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो चेंज किया है, बहुत कुछ चेंज हुआ है इसी समय में। इसी समय में जो जुडिशियरी को जो करने चाहिए था वो किया नहीं। जैसे महाराष्ट्र में जो समस्या हो गया था, जो उसी समय शिवसेना को जो तोड़फोड़ कर दिया, उसके सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप बहुत जरूरी था, वो भी किया नहीं। इसके बाद भी वेरी रिसेंट जजमेंट, उसको रिटायरमेंट के पहले एक जजमेंट दिया था जो आर्टिकल 39B को एब्रोगेट कर दिया। जैसे जो सोशलिस्टिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल में जो सोशलिस्ट शब्द है, वो सोशलिस्ट जो आइडियाज है, वो सोशलिस्ट आइडिया को भी खत्म कर दिया। ये बहुत काफी चीज है, इसको अलग दिन में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, तो एक बात देखिए, जहां से मस्जिद को खनन करने के बाद जो 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 एक्टिविटीज हो रहा है अभी, इसको रुकना चाहिए, इसका बंद करना चाहिए था। कम से कम कोर्ट में मामला तो गया है सुप्रीम कोर्ट में इस समय है, वहां पर संजीव खन्ना जो नए चीफ जस्टिस हैं क्या डिसीजन देते हैं। नहीं, इसको तो पहले जो जस्टिस
चंद्रचूड़ जो ओपिनियन दिया था, उसी समय वो ओपिनियन इट इज अनबिकमिंग, इट इज अनफॉर्चुनेट ओपिनियन। कारण क्या, चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन होता है, वो चीफ जस्टिस का ओपिनियन का भी जो कोर्ट में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ओपिनियन का बहुत वैल्यूज है, और इसी से ही वो आगे बढ़ेगा। तो इसको टोटली बंद करना चाहिए था। जो रिलीजियस जो एक्ट 91 में जो हुआ, उसको ही तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको तो प्रोटेक्शन हुआ नहीं, किसी कारण से वो प्रोटेक्शन हो रहा नहीं। उसी में ही तो कम से कम एक वर्डिक्ट देना चाहिए था, जो इसको डिगिंग करना, इसको खनन करना, इसको बंद करना चाहिए। इसलिए रोक तो लगनी चाहिए इस पे। हाँ, नहीं, रोक तो नहीं, इसको कंप्लीटली बंद करना चाहिए, कंप्लीटली बंद होना चाहिए, वरना ये देश का जो लोकतंत्र पूरा तहस नहस हो जाएगा। देखिए ये तो करने का, ये तो बंद होना, और इसी कारण से ही तो जो पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, जनता का जो अभी जो साइंटिफिक एजुकेशन खत्म कर दिया, जनता सोचता नहीं, आम जनता के पास एजुकेशन नहीं है, और वो केवल एक उन्माद एक जनता को तैयार कर रहे हैं। उन्माद जनता को तैयार करने का कारण है देश को जो फैसिज्म का देश का जो दौर चल रहा है, उसको तेज कराना किसी कारण से, किसी, इट इज द पार्ट ऑफ फैसिज्म आल्सो, किसी कारण से। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, एक ये तो पार्ट ऑफ फैसिज्म। कारण क्या है, देश में जितना उन्माद जो जनता को संख्या आगे बढ़ाएंगे, उसको काम हासिल हो जाएगा। अगुवाई दिन से हो सकते भी सारी जो चुनाव जो प्रक्रिया वो भी खत्म हो जाएगा, जनता खुद, ये सब सारी धीरे धीरे देश आगे बढ़ रहा है। आप बता ना कैसे देश आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को खत्म करना, एक। सेकंड, जो देश का जो जनता जिसको शिक्षित होना चाहिए, वो शिक्षित होने नहीं देना, दो नंबर। तीसरा नंबर है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षित करना आदमी को भी खत्म कर दिया। एक फैसीवादी समाज आ रहा है देश में, जो पढ़े लिखे जो चिंतन करने वाला आदमी जो लॉजिक आर्गुमेंट करते हैं, आप एक कोई लॉजिक आर्गुमेंटेटिव बात करेंगे वो भी खत्म कर देंगे, खत्म कर रहा है अभी। कोई चर्चा नहीं करना, ये केवल इस संभल का जो इशू है देश में, एक फैसिज्म को आगे बढ़ाने के लिए जो दौड़ हो रहा है, और ये दौड़ को रुकने के लिए भी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो न्यायालय का भी भूमिका सटीक नहीं है। फिर भी मीडिया का भूमिका आप देखिए, इतना बुरा मीडिया हम लोग तो जीवन में कभी देखा नहीं। मीडिया तो उनका गुलाम है, उसकी तो क्या गुलाम है। इसी कारण है, एक कारण है देश को लेके जा रहा है उन्माद जाति बनाने के लिए। और उन्माद जाति बनाने के लिए आप जो बताया था, जो 2 बच्चा के और आगे 3-4 बच्चा बनाओ, ये वो अलग मुद्दा, उस पे बात नहीं, ये बहुत दूर का प्लानिंग है। वो प्लानिंग तो ही है। नहीं, वो बच्चा जो जन्म होगा, टाइम भी हो रहा है, एक मिनट, उसका एडुकेशन भी होगा नहीं, वो उन्माद जनता होगा, वो जेनोसाइड करेंगे देश में, ये सीधा बात है। वो बहुत दूर का प्लानिंग है। जेनोसाइड करके दलित, आदिवासी, जो दुर्बल समाज के आदमी को खत्म करेंगे। केवल मुसलमान नहीं है उसका टारगेट, है दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है। इसको हम लोग को समझना चाहिए। ठीक है। राजेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ लगता है इसमें टिकट भविष्य में आपको अभी ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी, या चूंकि सत्ता में चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, अधिकांश प्रदेशों में भी उन्हीं की सरकार है और केंद्र में तो बैठे हैं, यही सब होता रहेगा? और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बोल रहा हूँ, जस्ट मिनट प्लीज। अभी बंगाल में एक कम्युनिटी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो भूमिज है, वो उसका जो जमीन सब खरीद किया है उसी में हिंदू लिखते हैं। इसी कारण से
डीएम, सब डिविजनल ऑफिसर जो सर्टिफिकेट इशू किया, सबको नोटिस दिया है तुम सर्टिफिकेट सरेंडर करो। अगुवाई दिन से ऐसा ही होगा। जो शेड्यूल कास्ट लोग भी जो उसका डॉक्यूमेंट में जो हिंदू लिखेंगे ना, सबको ही बोलेंगे, जो सबको ही वो भी खत्म करेंगे। इसीलिए उधर मूवमेंट शुरू हुआ, जो भी मूवमेंट शुरू हुआ, ये केवल मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी के खिलाफ भी एक इसका साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हाँ, हमें ऐसा लगता है कि आज से जैसे मंडल आयोग के बाद, मंडल आयोग की जो घटना थी, उस घटना के बाद जो उनको लगने लगा था कि पिछड़ा या SC ST वर्ग जो है हमारे विरोध में है, इनको आरक्षण जो मिल रहा है आरक्षण देना भी नहीं है, और उनको कैसे, चूंकि सत्ता में उन्हीं के प्रतिशत ज्यादा है, चाहे शिक्षा हो चाहे राजनीति में हो, जनसंख्या उनकी कम होने के बावजूद भी संख्या में सत्ता में वही है, वही संचालित करते हैं, ये सत्य है। उनको लगने लगा कि ये उस वक्त तो नहीं लग रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा उनको लगने लगा है कि सत्ता में अगर रहना है तो हमें इस वर्ग को पकड़ना होगा और इस वर्ग को कम्युनल बनाना होगा। कम्युनल जब बनाएंगे तो हमारी मंशा पूरी हो पाएगी, क्योंकि हम 10% हैं, सत्ता में तो वही रहेंगे संचालित, जुडिशरी में, प्रेस में। आप देख लीजिए 90-95% चाहे प्रेस में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, सब उन्हीं में है। लेकिन जो मास चलाने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए आदमी चाहिए, वो उनको लग गया कि हमें भीड़ जो है, कहाँ से मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल रिक्शा वाला, कूली, जैसा अभी बताया इन्होंने, माजी साहब ने, कि एक रिक्शा वाला भी बहुत इंटरेस्टेड हो रहा है, उससे कुछ नहीं मिल रहा है, उसको ना शिक्षा आने वाले दिनों में मिल रही है, अच्छी शिक्षा, छोटी मोटी शिक्षा बनेगा, सिपाही बनेगा, चपरासी बनेगा, वो चाहे रूरल में जगह जाने पे, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, ब्यूरोक्रेसी, वहां तक तो उसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, चिकित्सा बहुत महंगी होती जा रही है। पूरा एक पूंजीवादी देश का जो फॉर्मूला है हमारे यहाँ भी लागू धीरे धीरे हो रहा है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल के दवा आपको इलाज नहीं मिल पाएगा, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस कराइए। और इंश्योरेंस कराने के लिए तमाम उनके ही एजेंसी हैं, चाहे रिलायंस के या तमाम दूसरे लोगों के हैं। तो उनको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जनसंख्या SC ST OBC का है, उसको अगर हम कम्युनल बनाए, उसको हम उसके अंदर जहर भरा दे, पोलराइज कर दे तो फायदा होगा। इसलिए आप देखिएगा सावन के दिनों में सबसे ज्यादा प्रतिशत बढ़ी है, उनकी संख्या खूब आई है। वो धीरे धीरे अभी ये हाल हो गया है, ST OBC का बहुत बड़ा धड़ा उनके साथ में हिंदुत्व के नाम पर आ गया है, और यही वो चाह रहे हैं। और ये जितने सफल होंगे उनके लिए देश को कम्युनलाइज की तरफ ले जाना आसान होगा। अभी पिछले दिनों जितने भी बाबरी मस्जिद टूटने का मामला हो, दंगे हो, इसमें सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी हुई लोगों की, वो या इसमें शामिल जो हुए वो निचले तबके के ही दलित समाज या पिछड़े समाज के लोग थे। अब वो धीरे धीरे कम्युनलाइज कर लेंगे तो सामाजिक मुद्दा के लड़ने वाली जो पार्टियां हैं, जो संगठन है, वो किनारे हो जाएंगी। आज देखिएगा आप, धीरे धीरे उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है जो इनके मुद्दों को लड़ने वाली है, क्योंकि उनको लग रहा है ये क्या लड़ेंगे, ये इससे तो ज्यादा हमारा जो सत्ताधारी पार्टी है वो सवाल के लिए लड़ रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में माजी साहब ने जैसा बताया कि अभी वो लड़ रहे हैं मन मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। कल वो जहां मौका मिलता है, आप देखिए ना, उसके बाद दूसरा टारगेट तो दलित ही बनता है ना, दलित को ही टारगेट बनाते हैं, चाहे उनपे आक्रमण करना हो, अस्पृश्यता का सवाल हो, उनकी स्त्रियों के साथ बदतमीजी का सवाल हो, बलात्कार का जो मुद्दा हो पूरे देश भर में, वो सारा इन्हीं के साथ होता है। इसलिए बल्कि मुझे लगता है कि समानांतर रूप में ये जारी है।
धीरे धीरे आरक्षण हमारा खत्म होता जा रहा है। आरक्षण जो थे, हिस्सेदारी पहले थी, वो भी खत्म होता जा रहा है। लोगों को उसकी तरफ ध्यान न जाए और यहाँ आ जाए और सत्ता में सही बोल रहे हैं। नियुक्ति सुनाई देंगे। हाँ, सही बोल रहे हैं राजेश कुमार जी। जैसे कि कहा भी जाता है, मार्क्सवाद में तो कहा भी जाता है कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम है। और ये जो मनोवादी व्यवस्था है जो हजारों साल से इस देश में सत्ता में केवल इसलिए बनी हुई है क्योंकि उन्होंने इस देश का जो SC ST OBC है उनको शिक्षा से वंचित रखा। क्योंकि इस भारतीय संविधान ने शिक्षा अधिकार सबको दिया। धीमे धीमे शिक्षा जब मिलनी शुरू हुई, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और साहू महाराज के जो आंदोलन से के कारण और भारतीय संविधान में दिए हुए अधिकारों के कारण जो उस शिक्षा से जो जागरूकता आ रही है, जिस प्रकार से उस जागरूकता की वजह से इस देश का जो वंचित समाज अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतर रहा है, तो उनसे लड़कर अपने अधिकारों को मांग कर रहा है, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि उनको गरीब बनाए रखो, पूंजीपतियों की समर्थन वाली आर्थिक नीतियां इस देश में लागू कर दो, उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लो, शिक्षा इतनी महंगी कर दो। उसके लिए पूरा तरह से प्रयास चल ही रहा है। सरकारी स्कूल जो है खस्ताहाल हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा महंगी शिक्षा जो है, अच्छी शिक्षा प्राइवेट सेक्टर में, उसको भी इतनी महंगी कर दी है कि जो आम आदमी की बस का नहीं है। कम से कम SC ST OBC समाज के लोग तो अपने बच्चों को शिक्षा वहां पर दिलवा ही नहीं सकते। अधिकांश 90% हिस्सा जो लोग अधिकारी बन गए वो भले ही अपने बच्चों को दिलवा दें, या जो नेता है वो अपने बच्चों को दिलवा दें, आम आदमी जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा सकता। और वो जो कुछ शिक्षा मिल रही उसके आधार पर भी वो अपने हक अधिकार की बात ना कर सके, सामाजिक न्याय की बात ना कर सके, उसके लिए उनको धर्म की चाशनी में डुबो दो। तो इस तरीके से ये डबल काम हो रहा है। एक तरफ से शिक्षा के अधिकार को धीमे धीमे समाप्त किया जा रहा है, आर्थिक रूप से उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है जो इस देश का वंचित समाज है, और वहीं पर उनको धर्म के आधार पर आपस में लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम में बांटकर इस देश को की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा रहा है। क्योंकि लोकतंत्र को ही तो खत्म करना है, तभी तो मनवादी व्यवस्था इस देश में फिर से लागू होगी। यही लक्ष्य सत्ता में बैठे लोगों का है। और ये बात दूसरी है कि अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए भी जो जब वो यूज करते हैं तो इस देश के बहुजन समाज को यूज करते हैं, SC ST OBC को यूज करते हैं, उन्हीं को आपस में लड़ते हैं, उन्हीं के द्वारा अपना एजेंडा पूरा करते हैं। तो आज की इस चर्चा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मांझी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक, शुक्रिया, शुक्रिया, नमस्कार।